नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस नए सीरीज में आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बीपीएससी के स्टूडेंट्स को समस्या होती है वो होती है बिहारी प्रोवर्ब लिखने में। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोकोक्ति प्रचलित है, चाहे वो मैथिली भाषा में हो, चाहे वो भोजपुरी भाषा में हो, चाहे वो मगही भाषा में हो। और इसे समझना अ, बिहार के छात्रों के लिए भी समझना एक चुनौती बन गया है। आमतौर पर बाहर के राज्यों को तो जाने दीजिए, चूँकि बिहार एक छोटा-सा राज्य है, लेकिन बिहार में भाषा और बोली में विविधता है। और भाषा और बोली में विविधता के साथ-साथ खान-पान, रहन-सहन, सब चीज़ में, शब्दावली में भी विविधता है। और यही कारण है कि बिहार जैसे राज्य की यदि हम बात करेंगे, तो बिहार जैसे राज्य में हर पल हर कोस-कोस पे वाणी भी बदल जाती है, भाषा भी बदल जाती है, खान-पान भी, रहन-सहन भी, उदाहरण भी बदल जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार जैसे राज्य में बुजुर्गों के द्वारा विभिन्न प्रकार की लोकोक्तियाँ कही गई हैं। और इन लोकोक्तियों की यदि हम बात करें, तो बिहार के जो बीपीएससी के जो निबंध लेखन का जो 3rd सेक्शन है, उस 3rd सेक्शन में इसको शामिल किया गया है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रही है बिहार के छात्रों के लिए, ना सिर्फ बाहर के छात्रों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए भी। तो आज से हम लोग एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोग लोकोक्तियों के अर्थ की बात करेंगे। और हर एपिसोड में कम से कम 10 लोकोक्तियाँ लेंगे और उनके अर्थ को हम लोग बताने के का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बिहार की जो लोकोक्तियाँ हैं, उनका क्या अर्थ होता है। यदि आप अर्थ समझ जाएँगे, तो आपके लिए सिनॉप्सिस बनाना आसान हो जाएगा और आपके लिए निबंध लिखना आसान हो जाएँगे। तो इससे पहले हम लोग आइए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा मूस मोटइहे, लोढ़ा होइहे, आगू नाथ ने पाछू पघा, पानी में मछरिया, नौनो कुटी बखरा जैसे बहुत सारे लोकोक्तियाँ पूछी गई। तो बहुत सारे छात्रों को दिक्कत हो रही थी कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ समझना ज़रूरी है, ताकि हम क्लास में जब सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो आसानी से सिनॉप्सिस भी बन जाए और आप निबंध लिखने की स्थिति में भी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग देखते हैं 70वीं, 71वीं और 72वीं बीपीएससी मेंस के लिए जेएच एजुकेशन ऐप पे निबंध लेखन कार्यक्रम चल रहा है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है, यानी बाइलिंगुअल है। ये 80 घंटे की एक क्लासरूम प्रोग्राम है, जिसमें दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल और कंटेम्परेरी इश्यूज पे भी निबंध लिखाए जा रहे हैं। उसके अलावा भोजपुरी, मैथिली जो फ्रेजेस होते हैं या प्रोवर्ब होते हैं, उन पे भी, और मगही प्रोवर्ब को भी इसमें लिया जाता है। अगर आप इससे और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिया गया है 8750950238, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। 2500 फीस यानी 2500 फीस रखी गई है। मेरे द्वारा ये पूरा सेशन लिया जाएगा और ये क्लासेस चल भी रही है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप जाकर के ऐप को डाउनलोड करके इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है जैसन देखी, पहला प्रोवर्ब है या पहला फ्रेज है, देख लीजिए क्या है कि जैसन देखी गाँव के रीति, वैसन उठावी आपन भीति। यानी जैसी देखी गाँव की रीति, जैसन देखी गाँव के रीति, वैसन उठावी आपन भीति। देखिए, गाँव की रीति का मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने कहा कि हर कुछ अ, किलोमीटर पे या हर कुछ कोस पे रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, उठना-बैठक और विभिन्न प्रकार के जो रिचुअल्स होते हैं, उनके तरीके बदल जाते हैं। ठीक है? ये बिहार में होता है। और भीति का मतलब होता है जो टाट का जो घर होता है, जो आमतौर पर बाँस या खर-पतवार से बना होता था और जिसमें मिट्टी के लेप किया जाता था, लिपाई की जाती थी, उसी को कहा जाता था है भीति। तो यहाँ पे भीति का मतलब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे कहना है कि इसका अर्थ होगा कि एक्ट एज़ पर द सर्कमस्टेंसेस, यानी जैसी परिस्थिति हो, वैसा ही कार्य करें। अब देखिए, भीति का मतलब यहाँ पे अ, टाट उठाना है, लेकिन भी यहाँ पे कार्य करने की बात की गई है। यानी कि हम कहीं पे भी जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, तो हमारा जो वो होना चाहिए, हमारी जो रहन-सहन, बात-विचार होना चाहिए, या किसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ जैसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसार होना चाहिए। देखिए, मनुष्य घुमंतु स्वभाव का है और मनुष्य ने दुनिया के हर भाग में अगर देखेंगे, तो मनुष्य ने जगह बनाई, हर भाग में जाकर के बसा, चाहे वो ध्रुवीय क्षेत्र हो, उत्तरी ध्रुव के आस-पास नज़दीक के क्षेत्र में बसने वाले एस्किमोज़ हो, या विषुवत रेखा के क्षेत्र में बसने वाले पिग्मी हो, या फिर हम लोग जो कि
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के आसपास बसे हुए। तो जैसे जहाँ परिस्थिति थी उसी अनुसार मानव ने अपना विकास किया। मानव विकसित हुआ, क्योंकि गर्म क्षेत्र में यदि हम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, वहाँ ऊनी कपड़े पहनेंगे तो स्वाभाविक रूप से गर्म से हमारी हालत खराब हो जाएगी। और यदि हम सर्दियों के क्षेत्र में, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ बिना कपड़ों के रहेंगे तो फिर ठंड मार देगा। यही चीज़ें हैं, ये इसको हम भूगोल से भी जोड़ सकते हैं, पर्यावरण से भी जोड़ सकते हैं। आज जिस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, और जिस प्रकार से पर्यावरण का तेजी से ह्रास हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने रहन-सहन, जीवन शैली में बदलाव करें ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। आर्थिक से भी हम लोग जोड़ सकते हैं कि हमारी जैसी परिस्थितियाँ हो, वैसे ही हमें करना चाहिए। यानी कि यदि हम आर्थिक रूप से देखें तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसी के अनुसार हमें हमारी रहन-सहन होनी चाहिए, हमारी खर्च होनी चाहिए। और जिस क्षेत्र में हम जाते हैं, जहाँ का जैसा समाज है, यदि आधुनिक समाज है, यदि हम यूरोप में रहते हैं तो वहाँ का रहन-सहन, खान-पान अलग होता है। और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में यूरोपीय प्रकार के कपड़े लेकर के घूमें, इसको हम समाज से जोड़ कर के देख सकते हैं। यूरोपियन प्रकार के कपड़े पहने तो हमारा मज़ाक ही बनेगा। यानी हमें जैसी परिस्थिति हो, जहाँ जैसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इसका ये मतलब होता है, और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग लिख लेंगे। दूसरा यदि हम लोग बात करेंगे तो दूसरा है यहाँ पे बिलैया के नज़र मुसवे पर। ये भी एक भोजपुरी प्रॉवर्ब है, पिछला वाला भी भोजपुरी था और ये भी है। इसका अर्थ होता है टू बी फोकस्ड ऑन द गोल, यानी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित होना। ठीक है, अब देखिए क्या है कि आज के डेट में सफलता सभी लोग चाहते हैं और सफलता के लिए सभी लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन सभी लोग फोकस्ड नहीं हो पाते हैं। अब फोकस नहीं हो पाते हैं, परिणाम क्या होता है? तो कोई सफल होता है, कोई पूर्ण सफल होता है, कोई आधा सफल होता है, कोई बिल्कुल फेल्योर होता है। तो जहाँ तक एफर्ट की बात है, एफर्ट तो ज़रूरी है, प्रयास करना ज़रूरी है। प्रयास के साथ-साथ क्या है कि जीवन में प्रयास करना चाहिए निरंतर, साथ-साथ क्या करना चाहिए, तो हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए, फोकस रहना चाहिए, हमारा भटकाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर भटकाव होगा तो हमें सफलता में देरी भी हो सकती है और हम असफल भी हो सकते हैं। अब इसी पे हमें लिखना है, दार्शनिक रूप से इसको आप लिख सकते हैं। ये एक भोजपुरी लोकोक्ति है। तीसरा है यहाँ पे कि खेत खाए गधा और ई मार खाए दूल्हा। और इसी से मिलता-जुलता एक और है, चाल करे सिदरिया और ई रोहुआ सिर बिसाए। मतलब चाल करे सिदरिया और ई रोहुआ सिर बिसाए। अब देखिए ये भी एक भोजपुरी लोकोक्ति है और इसका मतलब होता है कि समवन एल्स मेक्स द मिस्टेक, समवन एल्स गेट्स कॉट। यानी गलती करे कोई और, पकड़ा जाए कोई और, या फिर गलती करे कोई और सजा किसी और को मिले। ठीक है? तो कहने का मतलब है खेत खाए गधा। यहाँ पे देखिए गधा का मतलब ये हुआ कि गधा ने खेत चर लिया, यानी खेत की फसलें खा ली। लेकिन जो खेत का मालिक था उसने मारा किसको डंडे से? तो जो गधे का मालिक था, यानी जोल्हा जो था, उसकी पिटाई हो गई। यहाँ पे चल्हा, सिदरिया मछली का मतलब होता है, एक छोटी मछलियाँ होती है जो आमतौर पर खेत वगैरह, तालाब वगैरह सब में होती है और उछल-कूद करते रहती है खूब। लेकिन ये एक संकेत होता है कि यहाँ पे कोई बड़ी मछली है, क्योंकि बड़ी मछली जब रोहुआ मछली जा रही होती है तो उसके आस-पास छोटी मछलियाँ सिधरिया, जिसको मैथिली में चल्हा मछली भी कहा जाता है। और ये मछलियाँ चल्हा, पोठी, ये सब मछलियाँ जो होती है खूब उछल-कूद करती है जब बड़ी मछलियाँ उसके आस-पास घूम रही होती है। और यहीं से मल्लाह को क्या होता है, मछुआरे को मिल जाता है संकेत कि यहाँ कोई ज़रूर बड़ी मछली है, इतनी सारी सिधरिया उछल-कूद कर रही है, और वहीं पे जाल फेंकते हैं और पकड़ा कौन जाता है? रेहू मछली। तो कहने का मतलब है कि किसी और की गलती की सज़ा किसी और को दिया जाता है। और आज के अगर हम समाज में देखेंगे तो इसी प्रकार की प्रवृत्ति हो रही है। समाज में लोग अच्छे काम का दूसरे का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियों का सज़ा किसी और को मिल रहा है। और इसको आप समाज में हर क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। जैसे माता-पिता की गलतियों की, यदि माता-पिता अय्याशी करते हैं, दादा-दादी सब अय्याशी किए हैं, तो उसका परिणाम भुगतते हैं कि आज के डेट में लाखों के लोग कर्ज में दबे हुए हैं, ज़मीनें बिक जा रही है लोगों की। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो इसको पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा? आने वाली पीढ़ियों के लिए इस धरती पे जीवन दूभर हो जाएगी। इसी प्रकार के आप समाज के अलग-अलग क्षेत्रों से इसको जोड़ करके लिख सकते हैं। ये भोजपुरी लोकोक्ति था। अगला जो है ये भी भोजपुरी लोकोक्ति ही है, मुर्गा न रही त बिहाने नाहीं होई। यानी मुर्गा न रही त बिहाने नाहीं होई। इसका मतलब होता है नो वर्क स्टॉप्स विदाउट समवन, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। बिल्कुल सच्चाई है, ये दार्शनिक एक तरह से देखें तो लोकोक्ति है।
किसी के बिना दुनिया में कोई नहीं रुकता है। कुछ दिन के लिए आप समाज से बाहर हो जाइए, समाज में साइलेंट हो जाइए, आप शो दिखना बंद कर दीजिए, धीरे-धीरे लोग आपको भूल जाएँगे। यानी ये समाज आपको लंबे समय तक याद नहीं रखती है। हाँ, इसमें ये है कि अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको याद रखेंगे, बुरा काम किया है तो बुरे रूप में याद करेंगे, इसीलिए अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन किसी को ये लगता है कि मेरे बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती, तो ये बात सिकंदर से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अकबर से लेकर के आज तक किसी के लिए कोई नहीं रुकता है, दुनिया चलती रहती है, दुनिया चक्रीय है, साइक्लिक है, दुनिया चलते रहती है, तो किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। इसीलिए हमारे मन में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें दुनिया याद ज़रूर करती है, यदि हम अच्छा करके जाते हैं, तो हमें अच्छा करना चाहिए। इसका यही अर्थ है और इसी पे आप चाहे तो सिनॉप्सिस बना कर के निबंध लिख सकते हैं। अगला अगर हम बात करेंगे नंबर 5 तो एक अ, ये भी एक भोजपुरी लोकोक्ति ही है, "मन चंगा त कठौती में गंगा।" ठीक है? मन चंगा त कठौती में गंगा हिंदी में भी है और ये भोजपुरी में भी है। इसका मतलब होता है प्यूरिटी ऑफ माइंड इज़ पैरामाउंट यानी मन की पवित्रता सर्वोपरि है। आज लोग बाहर से अच्छा खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर ज़हर भरा होता है लोगों के अंदर और इस प्रकार की प्रवृत्ति समाज में पाई जाती है। लेकिन कहा जाता है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए और तीर्थ करना या फिर नहीं कहते 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को इस प्रकार से भी आप लोगों ने एक लोकोक्ति सुना होगा। तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए। हम तन से, मन से, वचन से किसी को कोई नुकसान, हानि ना पहुँचाए, किसी को कष्ट ना पहुँचाए, हमारे मन में शुद्धता हो, दूसरों के संपत्ति के प्रति, दूसरों की सफलता के प्रति, हमारे मन में कोई राग, द्वेष की भावना ना हो और हमारा मन पवित्र हो, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि तीर्थ करना हाँ, तीर्थ एक पार्ट है धार्मिक भारत एक धार्मिक देश है, सनातन की भूमि रही है, तो तीर्थ की परंपरा रही है, लेकिन उसी में कहा गया है कि सबसे सर्वोपरि है वो मन की पवित्रता रही है। यदि मन पवित्र है तो गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कठौती में यानी एक कठौती कहने का मतलब एक छोटा-सा बर्तन जो होता है, ठीक है? तसला टाइप का उसमें भी अगर हम पानी से स्नान कर लेते हैं तो वो भी गंगा की तरह पवित्र होगा। यानी मन को पवित्र करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन को पवित्र रखना और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए राग, द्वेष, लोभ, स्वार्थ, जलन इन सब भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। यही मतलब है इसका और उसके बाद जाकर के छठा अगर हम लोग देखें तो अगला है, ये भी भोजपुरी लोकोक्ति है कि "सौ पापे बाघ मरेला" ठीक है? "सौ पापे बाघ मरेला" मीनिंग है कि इफ द पॉट ऑफ सिन इज़ अ, फिल्ड, इट विल बर्स्ट पाप का घड़ा भरेगा तो फूटेगा ही। अब देखिए पाप का घड़ा एक कल्पना की गई है भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में, भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में कि पाप जो है व्यक्ति जब कोई अच्छा कर्म करता है, तो वो भी संचित होता जाता है और पुण्य भी करता है, तो वो भी संचित होता जाता है और संचित पुण्य और पाप के आधार पर ही हमारा मृत्यु के बाद जो है वो हमारा डिसाइड होता है कि हम कहाँ जाएँगे, स्वर्ग जाएँगे, नर्क जाएँगे या हमारा क्या होगा, हम अगर बुरा करेंगे तो हमारा बुरा होगा, जैसे नहीं कहते बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा। तो इसको लेकर के कहा गया है, कल्पना की गई है, एक माइथोलॉजी है कि पाप का घड़ा होता है और यदि आप पाप करते हैं तो किसी व्यक्ति को तत्काल सज़ा भले ही ना मिले, लेकिन एक दिन अति जब हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसको उसकी सज़ा मिलती है और फिर वो बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसे उसकी सज़ा मिलती है। जैसे रावण ने पूरे जीवन पाप किए जब तो अंत में जब उसका घड़ा भरा तो उसका विनाश हुआ, कंस का भी विनाश हुआ, कौरव का भी विनाश हुआ। तो कोई अगर आज कुछ गलत कर रहा है और कल उसके साथ गलत नहीं बल्कि अच्छा ही हो रहा है, तो हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि उसका अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है। ठीक है? तो यही कहावत है तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए जीवन में। ये इसका ध्येय है और इस पे आप चाहे तो निबंध लिख सकते हैं। उसके बाद जाकर के 7वाँ है, ये भी भोजपुरी लोकोक्ति है कि गेहूँ के साथ घुनवो पिसाला, गेहूँ के साथ घुनवो पिसाला। इसका मतलब होता है कि वी गेट इंटो ट्रबल बिकॉज़ ऑफ बैड कंपनी बुरी संगति के साथ हम परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि संगति का असर होता है। कहा जाता है कि अगर हम अच्छे लोगों के साथ संगत में रहते हैं, तो अच्छा सीखते हैं, अच्छे विचार हमारे मन में आते हैं, फिर जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बुरे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे यदि हम नशा करने वाले लोगों के साथ रहते हैं, जुआ खेलने वाले के साथ व्यभिचार करने, तो धीरे-धीरे क्या होता है कि हमारे मन में भी इन सब का असर पड़ने लगता है और धीरे-धीरे जो क्या होता है कि हम में भी वो बुराइयाँ आने लगती है
और इसका परिणाम ये होता है कि हम खुद भी कभी परेशानी या संकट में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो कंपनी होनी चाहिए, हमारी जो संगति होनी चाहिए, वो अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। अच्छी संगति कहा जाता है ना, कुसंगति से व्यक्ति का धीरे-धीरे नैतिक रूप से पतन होता है, जबकि अच्छी संगति से व्यक्ति का नैतिक उत्थान होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे संगति के साथ रहना चाहिए। कुछ न कुछ हम हमेशा अच्छा ही सीखेंगे और जीवन में परेशानी कम से कम होगी, जबकि बुरे संगति के साथ हम परेशानी में पड़ सकते हैं। इस पे आप चाहे तो निबंध लिख सकते हैं और यही इसका अर्थ होता है, ये एक भोजपुरी लोकोक्ति है। उसके बाद नंबर 8 देख लीजिए क्या है। नंबर 8 है उम, दुधारू गाय के लतवो सहल जाला, दुधारू गाय के लतवो सहल जाला। ये भी एक भोजपुरी लोकोक्ति है और इसका मतलब होता है मीनिंग कि इफ अ पर्सन हू बेनिफिट्स यू डूज़ और सेज समथिंग रॉन्ग इट कैन बी टॉलरेटेड। अर्थ इसका हुआ कि जिस व्यक्ति से अपना फ़ायदा हो, अगर वो कुछ उल्टा-पुल्टा भी करे या बोले तो सहा जा सकता है। नहीं कहा जाता है कि अपना काम हो तो गधे को भी बाप बनाया जा सकता है। तो यानी अगर हमें किसी से फ़ायदा होता है आज के ज़माने में, तो लोग क्या होता है कि लोग उसकी उल्टी-पुल्टी हरकतों को या बातों को भी बर्दाश्त करना अ, तो यहीं पे बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा से भी जोड़ सकते हैं कि पुराने समय में गुरु शिष्य परंपरा में कई बार गुरु क्या होता था कि छात्रों को उसकी गलती की के लिए उसे पनिशमेंट दिया जाता था। तो इस पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता था कि गुरु के अंदर कोई एक बदले की भावना होती थी, बल्कि गुरु का एक वो होता था, मोटिव होता था, उद्देश्य होता था कि इसे एक सबक सिखाया जाए ताकि ये जीवन में आगे बढ़ सके। तो गुरु के द्वारा कई बार अगर सजा दी जाती थी, हालाँकि आधुनिक शिक्षा पद्धति में इस तरह के बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगा दी गई है और परिणाम ये होगा कि आप देखेंगे कि अब छात्रों में अनुशासनहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। तो यदि गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो गुरु के द्वारा डांटने पे भी हमें बर्दाश्त करना चाहिए। यही संदर्भ हम माता पिता के संदर्भ में भी ये उदाहरण दे सकते हैं कि माता पिता के द्वारा अगर कभी डाँटा गया है, समझाया गया है या फिर कभी पनिशमेंट दिया गया है, तो वो शॉर्ट टर्म में उसे नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमें देखना चाहिए। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति से हमें फ़ायदा हो रहा है, समाज से यदि हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, तो समाज के द्वारा हमारे लिए जो कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, उसका भी हमें पालन करना चाहिए, ताकि समाज में समरसता बनी रहे। ठीक है? तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। उल्टा-पुल्टा ज़रूरी नहीं है, अच्छे कार्य ही ज़्यादातर होते हैं, उसको सहा जा सकता है अगर फ़ायदा हो रहा हो तो। ठीक है, हालाँकि कहा जाता है कि लतवो सहल जाला, इसको नेगेटिव सेंस में कहा गया है, लेकिन हम इसको पॉज़िटिव सेंस में लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई गाय दूध दे रही है, तो वो गाय कभी-कभी अगर लात भी मार रही है, तो बर्दाश्त किया जा सकता है। ये गाय के संदर्भ में इसलिए कहा गया है क्योंकि ग्रामीण समाज में पशुपालन और कृषि से ही सादे सारे उदाहरण आते थे, ठीक है? तो ये भी एक भोजपुरी लोकोक्ति है, इस पे आप चाहे तो निबंध लिख सकते हैं और ये भी संभावित में से हो सकता है। उसके बाद जाकर के 9वाँ है हँसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। हँसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, ठीक है? खुरपी के गीत इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका मतलब होता है कि टू डू समथिंग एल्स इंस्टीड ऑफ व्हाट शुड बी डन। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जहाँ जो करना चाहिए वह न करके कुछ और करना, ठीक है? हँसुआ कहने का मतलब आप लोग जानते होंगे फसल काटने वाली एक दराती होती है, एक पतला-सा होता है जिसमें दाँत या धार बना होता है जिससे फसलों को काटा जाता है और खुरपी जो होती है, वो छोटे पैमाने पे कुदाल से छोटा होता है जिसको मैनुअल तरीका से यूज़ किया जाता है ज़मीन को खोद करके छोटे-छोटे बीजों को बोने के लिए या खेतों से घास हटाने के लिए खुरपी का यूज़ किया जाता है। ये दोनों ही भारत के या बिहार के ग्रामीण समाज में कृषि उपकरण है। अब हँसुआ के ब्याह का मतलब ये हो गया कि शादी हँसुआ की हो रही है और गाना किसका बज रहा है? खुरपी के लिए बज रहा है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ जो कार्य करना चाहिए वह ना करके कुछ और करना। परिणाम क्या होता है? परिस्थितियाँ हास्यास्पद हो जाती है, सफलता नहीं मिलती है। आज भी ऐसा ही हो रहा है जिसे जो कार्य करना चाहिए वो ना करके कुछ और कर रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के बदले में क्या कर रहा है कि दूसरों के काम में अड़ंगा लगा रहा है, दूसरों के काम में इंटरफेरेंस कर रहा है। जिसको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। समाज में यदि हम बात करेंगे, तो जिसे जो करना चाहिए वो ना ही करके कुछ और कर रहा है और परिणाम क्या हो रहा है? समाज पतन की तरफ जा रहा है, पर्यावरण में समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, लोग अपने-अपने कर्तव्यों को भूल करके उटपटांग हरकतें कर रहे हैं और इसी को कहा जाता है कि हँसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। आप इसको युवा पीढ़ी से जोड़ सकते हैं, आप इसको बुजुर्गों से जोड़ सकते हैं, आप समाज से जोड़ सकते हैं और इसको जोड़ करके पर्यावरण से जोड़ करके आर्थिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से नेताओं का कार्य पॉलिसी बनाना है, कल्याण करना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन वो कुछ और कार्य करने में लगे हुए हैं। इस तरह से आप सभी क्षेत्रों से जोड़ करके इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद जाकर के 10वाँ यानी अंतिम है
कि देखा-देखी पाप और ही देखा-देखी धर्म, यानी देखा-देखी पाप और ही मतलब होता है और देखा-देखी धर्म। ये भी एक भोजपुरी लोकोक्ति है और इसका अर्थ हुआ कि मतलब लोग एक-दूसरे से देखा-देखी ही कुछ सीखते हैं, चाहे वो बुरा हो, चाहे अच्छा हो। यदि अच्छा होता है तो अच्छा सीखते हैं, बुरा इसी से मिलता-जुलता एक और निबंध हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, गेहूँ के साथ घुनवो पिसाला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे उदाहरण समाज में पेश करता है, तो लोग अच्छा सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बुरा उदाहरण पेश करता है, तो बुरा सीखते हैं लोग। तो हमारा कर्तव्य है कि हम समाज में के लिए अच्छा करें, खुद के नैतिक उत्थान करें, परिवार का उत्थान करें, आर्थिक अ, उत्थान के साथ-साथ नैतिक उन्नति पे भी ध्यान दें, ताकि हम एक समाज में उदाहरण बन सकें और बुरे कर्म करने वालों से लोग बुरे कर्म सीखते हैं, अच्छे कर्म करने वाले तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि लोग हमसे अच्छा सीख सकें। तो इस प्रकार से इसका ये अर्थ होता है और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और वीडियो के सीरीज को पसंद कर रहे हैं आगे ये बहुत सारे वीडियो इस पर आधारित आने वाला है। वीडियो के सीरीज को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से फिर अगले एपिसोड में हम लोग 10 और लोकोक्ति बिहारी लोकोक्तियों को लेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।